राणा साहब, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र राणा साहब मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। थोड़ी देर में ये चलिए आगे जी आपकी टेलीविजन पर। राणा साहब शुरुआत करते हैं जी आपके साथ जरा खबर की, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम भी बड़ा कीमती है। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई लंबी चौड़ी बात हो, लेकिन बात टू द पॉइंट आपके साथ करूं। सबसे बड़ी बात जो आज हम आपसे करना चाहेंगे, मौजूदा जो हालात है पिछले 2 महीनों के दौरान, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, पिछले 2 महीनों से जो हालात हम देख रहे हैं, किलिंग्स हो रही है, सिक्योरिटी पर सवाल उठ रहे हैं, इंटेलिजेंस पर सवाल उठ रहे हैं। एज ए स्टेट बीजेपी हेड के कैसे आप इन सिचुएशंस को देख रहे हैं, कैसे इन हालात को देख रहे हैं, और जो सवालात उठ रहे हैं कितने जेन्युइन वो सवाल आपकी नजर में है? गौहर भट्ट साहब, लगातार जम्मू कश्मीर में अमन बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। जम्मू कश्मीर में शांति हो, जम्मू कश्मीर में अमन चैन हो और जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के कामों में तेजी आए, इसके लिए जो हमारी मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर काम किए हैं। आपने देखा होगा कि आज जम्मू कश्मीर में अरबों खरबों रुपए के बड़े बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है। आज जम्मू कश्मीर में चाहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, आज जम्मू कश्मीर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज है, 2 एम्स, एक सांबा जम्मू में, एक अवंतीपुरा कश्मीर में, और इसी प्रकार रिंग रोड्स चाहे जम्मू में है, श्रीनगर में है। इसी प्रकार आज डेवलपमेंट के कामों को जब मोदी साहब ने बड़ी तेजी लाई और उसके बाद बड़े बड़े टनल्स, रेलवेज के प्रोजेक्ट, हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, इसकी एक भरमार कामों की शुरू हुई और जम्मू कश्मीर बड़ी तेजी से खुशहाली की ओर आगे बढ़ा। और जम्मू कश्मीर के अंदर हर इंसान को लगा कि आज उसका हक उसको मिल रहा है। उस वक्त ये जो पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं, जो देश दुश्मन ताकतें हैं, जो जम्मू कश्मीर की आवाम की दुश्मन ताकतें हैं, उनके पेट में तकलीफ हुई। उन्होंने इस प्रकार की साजिशें की और कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स करने की एक साजिश की गई। हालांकि हमारी आर्मी, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों ने दहशतगर्दों की ये जो साजिशें हैं ये नाकाम भी की हैं। टॉप कमांडर्स, तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है आतंकवादियों की, दहशतगर्दों की, उनके टॉप कमांडर्स को मौत के घाट उतार दिया गया। मोदी साहब ने अगर पाकिस्तान एलओसी के ऊपर, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर सीज फायर का वायलेशन करता था तो सेना को खुली छूट दी। उसका परिणाम है कि आज आतंकवादियों पर कड़ा प्रहार हुआ है, उनकी कमर तोड़ के रखी हमारी फौज ने। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं वो अमन के दुश्मन हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे को जब मजबूती मिलती है तो उनको तकलीफ होती है। तो इसलिए इस प्रकार की साजिशें चाहे बॉर्डर एरियाज में एलओसी के ऊपर हो, चाहे कश्मीर घाटी के अंदर हो, करने की एक साजिश दुश्मन मुल्क की हो। रविंद्र राणा साहब, एक डिप्लोमेटिक जवाब आपने जरूर दिया, लेकिन क्रिटिक्स का मानना है और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज या नेशनल अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का मानना है कि सिचुएशन जी वर्स हो रही है और आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और 90 जैसी सिचुएशन बन रही है। 1990 में जिस तरीके से एक टारगेट सेट किया मिलिटेंट्स ने और टारगेट किलिंग शुरू की और उसके बाद इतना बड़ा दहशत मचा कि बहुत सारे लोग जो है वो वहां से चले गए, आज भी वो अपने घरों के अंदर नहीं है। हालात बिल्कुल वैसे ही है। क्या आप भी मानते हैं कि हालात 1990 जैसे इस वक्त वादी के बने हुए हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, जिस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है? देखिए, डर और खौफ का एक मंजर बनाने की कोशिश और एक साजिश तो हो रही है कि कश्मीर घाटी में डर का माहौल पैदा किया जाए, एक खौफ का माहौल पैदा किया जाए, इसलिए टारगेटेड किलिंग्स की जा रही हैं, सॉफ्ट टारगेट्स चुने जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तानी दहशतगर्दों को हिम्मत नहीं है वो आर्मी से, पुलिस जो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस है या हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों से सीधा टकराने की ताकत पाकिस्तान में नहीं है, ना ही दहशतगर्दों में है। तो इस प्रकार का एक दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं तो और एक न्यूज बनाना चाहते हैं जो हम समझते हैं कि आपने कई बार पहले भी देखा कि चाहे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं या उनके जो फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं, उनके पास सिवाय कश्मीर कश्मीर वहां जाके रटने से उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। तो इस जब पिछले 1-2 सालों में कश्मीर में हालात बड़ी तेजी से सामान्य हो रहे थे, जब कश्मीर के अंदर आपने देखा कि इतना जबरदस्त टूरिस्ट इस बार पर्यटन
को बढ़ावा दिया गया और दुनिया भर के लोग इस बार घूमने के लिए कश्मीर के अंदर आए। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद भी जो लोग अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपियन देशों में जाते थे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड जैसे, जापान जैसे देशों में जाते थे, वो सब लोग कश्मीर आए और कश्मीर में टूरिज्म जो है उसको काफी ज्यादा बूस्ट मिला। उसके साथ साथ आम लोग कश्मीर के, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, वो सिख हैं या क्रिश्चियन हैं, जम्मू रीजन के रहने वाले डोगरा लोग हैं या कश्मीर घाटी के अंदर कश्मीरी हैं, गुजर बकरवाल हैं, पहाड़ी हैं, जो रजौरी, पुंछ, बारामूला और कुपवाड़ा जैसे एरियो में रहने वाले पहाड़ी हैं, उन लोगों को समाज के हर वर्ग के लिए मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने बेहतरी के लिए काम किए और उससे कहीं ना कहीं ये जो देश दुश्मन ताकतें हैं उनको परेशानी होती है। आज 70 सालों में पहली बार मैंने सवाल छोटा सा पूछा था, क्या हालात 1990 जैसे हैं? नहीं, वैसा नहीं है। ये मैंने पहले कहा कि ये जरूर साजिश करने की एक कोशिश है, डर का माहौल बनाने की, लेकिन 1990 का दशक नहीं है, ये 2021 का दौर है और ये जो पाकिस्तान की हर साजिश को हमने पहले भी विफल किया है, आगे भी विफल करेंगे। राइट सर, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, डिमोनेटाइजेशन जब हुआ, कहा गया कि जनाब ये डायरेक्ट हमला है जी उन पर जो इस पैसे के आड़ में बड़ी चीजें अलगाववाद फैला रहे थे। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पूरे देश ने वो भी देखा। उसके बाद बड़े हालात बदले, पॉलिटिकली, नॉन पॉलिटिकली, और कहा गया कि देखिए ऑल इज वेल और ऑल इज अंडर कंट्रोल। लेकिन जो कुछ आज हो रहा है, क्या रविंद्र रैना साहब ये कह रहे हैं कि ये कंट्रोल के अंदर सब कुछ है? देखिए, आप पुराने इतिहास को भी जानते हैं और माजी के जो हालात रहे हैं उनको भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस प्रकार कश्मीर के अंदर एक खुला खूनी खेल पाकिस्तान के दहशतगर्द खेलते थे और उनकी सपोर्ट में कुछ चंद मुट्ठी भर मिसक्रिएंट्स भी होते थे। बहुत सारी बार ऐसा भी होता था कि जब कभी आर्मी और आतंकवादियों के बीच में या पुलिस और आतंकवादियों के बीच में एनकाउंटर्स होते थे तो एनकाउंटर्स की जगह पर पत्थरबाज चले जाते थे और पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी। कश्मीर घाटी के अंदर आपने देखा था जब इलेक्शंस के अंदर हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी के जवान जब ड्यूटी देने जाते थे तो वापसी में उन पर हमले होते थे, उनको जो था प्रताड़ित किया जाता था। आज वैसी स्थिति नहीं है। आज पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हो गई हैं। आज ये लॉलेसनेस कश्मीर घाटी से खत्म हुई है। आज सीमा पार से अगर कोई आतंकवादियों की घुसपैठ करने की कोई ग्रुप कोशिश करता है तो उसको बॉर्डर पर ही मौत के घाट उतार दिया जाता है और कहीं कोई घुस के अंदर भी आता है तो सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। एक नेक्सस चलता था जो ट्रेड के माध्यम से, चाहे श्रीनगर और उड़ी के रास्ते, मुजफ्फराबाद के रास्ते ट्रेड होता था या जम्मू संभाग के पुंछ क्षेत्र से लेकर ये रावलाकोट पीओके के अंदर जो एरिया है उनके बीच में जो ट्रेड होता था, उसके माध्यम से वेपन्स भी आते थे, ड्रग्स भी आता था, हवाला ट्रांजैक्शन भी आती थी। आज मोदी सरकार ने यह सब बंद कर दिया है और उसका लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रहा है। दहशतगर्दी की घटनाओं में बहुत जबरदस्त जो है उसको कंट्रोल किया गया है। ये जो सारा घटनाक्रम जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, राइट सर, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं गौर साहब की, ये जो घटनाएं हुई हैं कश्मीर घाटी के अंदर, कुछ हमारे यूपी, बिहार के रहने वाले जो हमारे भाई बहन हैं उनको टारगेट किया गया। कश्मीर के अंदर रहने वाले मखनलाल बिंद्रू जैसे एक पुराना परिवार, उसको टारगेट किया गया। जो सिख परिवार, जो वहां की एक सतिंदर कौर जी जो प्रिंसिपल थी और उनके साथ दीपक कुमार जी को टारगेट किया गया। ये एक सेलेक्टेड किलिंग्स, एक कोशिश है, एक षड्यंत्र है पाकिस्तान का कि डर का माहौल बना के वहां से ये दरअसल खुरापाती चालें चले, लेकिन पाकिस्तान की और इन दहशतगर्दों की कोई चाल हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा था आपसे क्योंकि फॉर्मर गवर्नर साहब और मौजूदा मेघालय के जो गवर्नर है सत्यपाल मलिक साहब, कद्दावर नेता है, उन्होंने गुज़श्ता दिनों एक बयान दिया और बयान में उन्होंने कहा कि देखिए उनके टेन्योर में हालात ऐसे थे कि 50 किलोमीटर दूर मिलिटेंट थे और शहर के अंदर नहीं आ सकते। आज हालात क्यों ऐसे हुए हैं, लीडरशिप को सोचना चाहिए, सवाल उन्होंने पैदा किया है, नंबर एक। और फिर दूसरा बयान आज बिहार से भी आया है। तो ये जो बयानबाजियां हो रही हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द चेयर, जब स्टेटमेंट आए, और क्या रिफ्लेक्शन उसका ग्राउंड पर जाता है और कैसे इन स्टेटमेंट्स को आप देख रहे हैं? देखिए, श्रीमान सत्यपाल मलिक साहब जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तो उन्होंने भी आउटरीच का प्रोग्राम वो भी करते थे और उसके बाद श्री
गिरीश चंद्र मुर्मू साहब आए और अब जो श्री मनोज सिन्हा साहब हैं, सब लोग पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के 70 मिनिस्टरों ने वहां दौरा किया है, जम्मू कश्मीर में आउटरीच हो रहा है, पब्लिक के साथ सीधा इंटरेक्शन हो रहा है और वहां के हालात ठीक हो रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह साहब भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि उस वक्त सतपाल मलिक साहब के जमाने में जो चीजें होती थी और आज नहीं हो रही हैं, वो सारे प्रयास हो रहे हैं। हर इंसान, हर शख्स वहां कोशिश करता है कि अमन चैन बना रहे और वहां जो देश दुश्मन ताकते हैं उनका खात्मा हो, और वहां का रहने वाला चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। कश्मीर के अंदर रहने वाले जो हमारे मुसलमान भाई हैं, उन्होंने भी तो पिछले 35 वर्षों के अंदर बहुत तकलीफें, कष्ट झेले हैं। आज भी जो हमारे पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, वो एक जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ। वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो या इंडियन आर्मी के जवान हो, उनको वहां के जो लोकल्स कश्मीर के रहने वाले हमारे बहन भाई हैं वो सपोर्ट करते हैं। उड़ी, करना, कुपवाड़ा का जो बॉर्डर का बेल्ट है, वहां के जो हमारे पहाड़ी लोग हैं, या रजौरी और पुंछ के जो पहाड़ी लोग हैं, या गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हैं, या कश्मीर के अंदर भी जो कश्मीरी लोग हैं, वतन परस्त और हुब्बुल वतनी का जज्बा रखने वाले लोग हैं, चंद मुट्ठी भर लोग हैं, चंद जिन्होंने ये दहशतगर्दी की दुकानें सजा के रखी हैं, उनकी दुकानें भी बंद होंगी। हुर्रियत और जमाते इस्लामिया जैसे ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने हमेशा कश्मीर को बर्बाद किया, जिन्होंने अपने बच्चों को तो सरकारी नौकरियां दिलाई, अपने बच्चों को लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड में पढ़ाया, अपने बच्चों को 5 स्टार होटल्स की जो जिंदगी का लुत्फ वो उठाते रहे, लेकिन आम लोगों को बर्बाद करने वाले ये हुर्रियत के और जमाते इस्लामिया के लोगों पर कार्रवाई हुई है। आज आप देख रहे हैं पत्थरबाजों के मददगारों को कार्रवाई हुई है, इसलिए डीमोनेटाइजेशन हुआ या धारा 370 को हटाया गया। बस इसी पर मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को हुआ। एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टियां और कुछ अखबार भी मैं पढ़ रहा था, वो लिख रहे हैं कि जनाब ज्यादा मेजर कोई डेवलपमेंट नहीं है जी। 370 से पहले जो सिचुएशन थी वही आज भी है, न तो दूध की नदियां बही है और ना ही कोई मेजर चेंज देखने को मिला। इन्वेस्टमेंट तो आई नहीं क्योंकि कोरोना है, उसमें वो कहा जा सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जो ग्रिप होना चाहिए था वो भी नजर नहीं आ रहा है, डेवलपमेंट पार्ट पर जो होना चाहिए था वो भी नजर नहीं आ रहा है। तो क्या कुछ बदला रविंद्र रैना आपकी नजर में, क्योंकि आप बीजेपी के हेड तब भी थे, आज भी हैं, क्या कुछ बदला है? देखिए, धारा 370 एक प्रकार से मैं ये कहूं कि एक नफरत की दीवार बना के रखी हुई थी। अगर हमारे देश के मुल्क से कोई बड़े पार्लियामेंट से कानून पास होते थे तो वो सीधा लागू नहीं होते थे, और आज तकरीबन 800 से ऊपर ऐसे कानून हैं जो जम्मू कश्मीर में लागू हुए हैं और उसका लाभ जम्मू कश्मीर की आवाम को हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम अपोजिशन के लीडरों से, आपने क्यों नहीं वहां पिछले 60-65 सालों में राइट टू एजुकेशन एक्ट क्यों नहीं लागू किया था? आपने फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू करते करते आपको बहुत तकलीफें होती थी, आपने जीएसटी को भी अमेंडमेंट के साथ वहां लागू किया, क्यों नहीं आज तक ह्यूमन राइट्स कमीशन जो एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसको जम्मू कश्मीर में आपने क्यों नहीं वहां उसके एम्बिट में लाया था? क्यों जम्मू कश्मीर को आपने 73rd और 74th अमेंडमेंट पिछले 40-50 सालों में नहीं लगाया? आज जब धारा 370 समाप्त हो गई है तो जम्मू कश्मीर में 73rd और 74th अमेंडमेंट जो पंचायती राज कानून है वो लागू हुआ है, जिसके चलते आज वहां की पंचायतों को अधिकार मिले हैं। आज वहां पहली बार बीडीसी और डीडीसी बने हैं। आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो गुजर बकरवाल लोग हैं, 70 साल यही गुजर बकरवाल कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी, 100% ये मुसलमान हमारे भाई बहन हैं गुजर बकरवाल। 70 साल एनसी कांग्रेस पीडीपी ने इनको यरगमाल बना के रखा, बंधक बना के रखा। क्यों नहीं गुजर बकरवालों को जमीनों के मालकाना हक एनसी कांग्रेस पीडीपी ने दिए? क्यों गुजर बकरवालों को जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके साथ गद्दी और सिप्पी, उनको जम्मू कश्मीर के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो पूरे मुल्क के अंदर है जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों नहीं दी गई? क्यों जो पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हैं जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट रजौरी, पुंछ, बारामूला और कुपवाड़ा के रहने वाले हैं, 70 साल वो अपने हक की लड़ाई लड़ते रहे, क्यों एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने उनकी बातें और उनकी मांगे नहीं मानी? उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो महिलाएं हैं उनको आपने अधिकार छीन के रखे हुए थे धारा 370 के चलते। आज जब धारा 3 और उसके बाद जो वाल्मीकि समाज है, जो दलित समाज है,
जो गोरखा समाज है, जो पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी विस्थापित हैं, 70 साल आपने उनको अधिकार नहीं लेने दिए इस नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने। अमेरिका के एयर स्पेस से अगर हवाई जहाज में किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो अमेरिका का नागरिक बनता है, अमेरिका का सिटीजन बनता है। 70 साल पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित रेफ्यूजी, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, गुज्जर बकरवाल, पहाड़ी लोग, इनको आपने वहां हक नहीं दिए। और आप बात करते हैं कि 370 के जाने के बाद क्या हुआ। आज जम्मू कश्मीर के हर वर्ग को इंसाफ मिला है और मोदी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम जनाब अमित शाह साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज जम्मू कश्मीर की आवाम को वो हक दिए जो 70 साल नहीं दिए गए थे। इसलिए तो मोदी साहब का वो स्लोगन सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास आज जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी बातें आपने गिनवाई इसमें कुछ चीजें बिल्कुल सही है जो इंप्लीमेंट हुई है। फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं था, हुआ है। एजुकेशन वाला मामला शायद मैं इस पर डेफर करूंगा आपसे, क्योंकि आप भी स्टिंग एमएलए रह चुके हैं असेंबली के, आपको पता है राइट टू एजुकेशन पहले से था। बहरहाल अब आप कह चुके हैं इस बात को, मैं रिकॉर्ड को डिफाई करके आऊंगा वहां पर। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, डेवलपमेंटल एस्पेक्ट पर क्या बदला। डेवलपमेंट को जब मैं देखता हूं, जम्मू कश्मीर आज भी ये दायरा है कि जनाब सब कुछ कश्मीर खा गया, कश्मीर में बात करें जनाब सब कुछ जम्मू खा गया। ये खाने वाली सियासत कब तक खत्म होगी, नंबर एक, और क्या ये कंफ्यूजन अब क्लियर किया जाएगा। यहाँ के जो हुक्मरान हैं, जहां के जो हुक्मरान हैं, उन्होंने हमेशा से ही इस प्रकार की पॉलिटिक्स की कि जम्मू के अंदर एक आवाज निकली। हमेशा जम्मू को लगा कि भाई उसका हक जो है वो छीना गया, क्योंकि जम्मू को अगर मेडिकल कॉलेज मिला तो एक एजिटेशन करके मिला, जम्मू को अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिली तो वहां बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ। लेकिन आज जब और जम्मू को जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, मैं खुद उस वक्त स्टूडेंट लीडर था, मुझे याद है वो उस वक्त जो के हुक्मरानों के ऑर्डर के बाद जो पुलिस की लाठियां बरसी थी, आज भी मेरी पीठ पर जम्मू की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एजिटेशन में वो जो पुलिस के लाठी चार्ज की निशान आज भी मेरी पीठ पर हैं। हमने जम्मू के अंदर जो भी लिया लड़के लिया, लेकिन कश्मीर के अंदर भी आप चले जाएंगे तो आप कश्मीर के गांव गांव में भी जाके देखेंगे तो उन लोगों के साथ भी इंजस्टिस हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा कश्मीर में भी जाता था वो तो में लूट लिया जाता था। आम कश्मीरी को भी, आम कश्मीरी में रविंद्र जी प्रेसिडेंट बनने के बाद बहुत साहब में रविंद्र जी एक वादा किया गया था कि अकाउंटेबिलिटी होगी जी और हर एक से हिसाब लिया जाएगा। मैं उसी नजरबंद रखा गया। मैं उसी बात पर आ रहा हूं। आपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की बात की, आप देखिए आज जम्मू के अंदर सांबा में एम्स जैसा हॉस्पिटल कितनी तेज गति से तैयार हो रहा है। कश्मीर में अवंतीपुरा में आप देखिए एम्स का हॉस्पिटल कितनी तेजी से तैयार हो रहा है। नहीं हो रहा है आज नहीं हो रहा है। वहां जमीन में देखिए वहां साल के बाद भी काम नहीं हो रहा है। लिटिगेशन गौर साहब, वहां लिटिगेशन कोर्ट और जम्मू में भी जो आपका सेट टाइम फ्रेम था, सेट टाइम फ्रेम से बाहर जा रहे हैं सारे प्रोजेक्ट। कोरोना वायरस महामारी ने 2 साल बर्बाद किए हैं लॉकडाउन ने, उसके चलते जरूर थोड़ा सा मामले में थोड़ा डिले जरूर हुआ है। और कश्मीर में अवंतीपुरा में कोई एक कोर्ट का लिटिगेशन का चक्कर था, वो निपटा दिए गए हैं। आज आप अगर एम्प्लॉयमेंट पे भी बताइए, मैं बताता हूं। आज अगर आप एम्स हॉस्पिटल देखेंगे सांबा के अंदर जो जबरदस्त तरीके से बन रहा है, उसके बाद आप रजौरी के अंदर देखिए मेडिकल कॉलेज, कठुआ मेडिकल कॉलेज, उधमपुर मेडिकल कॉलेज, डोडा के अंदर तो हमारे टेन्योर के थी। ये बताइए जी आपने क्या दिया? तो हमने अनाउंस करवाया, हमने खाली कागजों पर कार्रवाई करने से कुछ नहीं होता है। सारा का सारा मेडिकल कॉलेजेस की फंडिंग मोदी सरकार ने की है। जेपी नड्डा साहब जब हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने सबके जाके फाउंडेशन स्टोन डाले हैं। खाली कागज पर कोई नाम लिखने से या कंप्यूटर में टाइप करने से कोई प्रोजेक्ट नहीं आ जाते। आज कितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। आज अगर श्रीनगर के आउटस्किट्स में अगर रिंग रोड बन रही है, जम्मू में रिंग रोड बन रही है, इसी पीरियड के अंदर कितने कॉलेजेस, कितने हाई सेकेंडरीज, कितने नए हाई स्कूलों को मंजूरी दी गई है। आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस जम्मू कश्मीर के अंदर आए हैं बड़े पैम। और मोदी सरकार ने जो रेलवेज, जो टनल्स बन रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े बड़े ऊंचे पुल रेलवेज के हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहे हैं। आज ये बारामूला से इस को एक्सटेंशन देके रेलवेज को कुपवाड़ा तक लिया जा रहा है। आज जम्मू शहर के अंदर मेट्रो ट्रेन और श्रीनगर सिटी के अंदर मेट्रो ट्रेन के प्रोजेक्ट मोदी साहब ने आज तैयार किए हैं। अरबों खरबों रुपए के डेवलपमेंट के काम आज शुरू हो रहे हैं। ये सारा कुछ हो, लेकिन जल्दी से, मेरे पास टाइम भी बड़ा कम है। शाह साहब की विजिट है और शाह साहब की विजिट से पहले जम्मू डिक्लेरेशन,
बड़ा सुर्खियों के अंदर है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वेटरन आपकी पार्टी में चले आए हैं, तो क्या कुछ एक्सपेक्ट करें अब शाह साहब की विजिट पर? क्योंकि खबरें बड़ी हैं कि कुछ और लोग जी आ रहे हैं, ज्वाइनिंग हो रही है शाह साहब के टाइम के दौरान। पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। जिस तरीके से मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए काम किए हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे की बेहतरी के लिए काम किए हैं, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, गांव का है, शहर का है, पहाड़ का है या मैदान का है, वो बुजुर्ग है या नौजवान है, महिला है या पुरुष है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ जो मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर काम किए हैं, यह उसी का नतीजा है कि आज पूरे जम्मू और कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। और इसी लहर का नतीजा है कि पब्लिक जो है बीजेपी के साथ है और बाकी पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेता उन पार्टियों को छोड़कर सीधा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी का जहाज डूब चुका है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस बुरी तरीके से वो तितर बितर हो रही है, खुर्द बुर्द हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सफाया हो रहा है पूरे जम्मू कश्मीर से, पीडीपी का पहले से ही सफाया हुआ है और इसलिए पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जब डीलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन होंगे, प्रचंड बहुमत के साथ, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ जम्मू कश्मीर की अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा। ठीक है जी। रही बात अमित शाह साहब के टूर की, तो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब 23, 24 और 25 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। यहां वो बहुत बड़े जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करेंगे, वहीं वो सिक्योरिटी सिनेरियो को रिव्यू करेंगे, यूनिफाइड कमांड्स की मीटिंग होगी। वो कश्मीर के श्रीनगर में भी जाएंगे, वो जम्मू में भी आएंगे। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने 24 अक्टूबर को भगवती नगर जेडीए ग्राउंड में बहुत बड़ी पब्लिक रैली रखी है, क्योंकि अमित शाह साहब हमारे हर दिल अजीज नेता हैं और उनके जम्मू आने की खुशी 2019 के बाद पहला दौरा होगा उनका ये। लेकिन एक चीज, लास्ट चीज पर एक कमेंट आपसे लूंगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स इन वन वॉइस से कह रहे हैं कि देखिए एनफोर्समेंट एजेंसियां, चाहे एनआईए हो, ईडी हो, सीबीआई हो, सबको जो यूज किया जा रहा है, पॉलिटिकल थ्रेट दिया जा रहा है और पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। सीधे सीधे से आरोप बीजेपी पर लग रहा है कि पार्टियां तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है, देश भर में भी और जम्मू कश्मीर भी वैसा ही हाल है। देखिए, अगर कांग्रेस का सफाया हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर से, तो उसके लिए कांग्रेस के नेता जिम्मेवार हैं, कोई रविंदर रैना जिम्मेवार नहीं है। आज अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस टूटी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता उनको छोड़ के जा रहे हैं, तो उसका कसूरवार नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, रविंदर रैना नहीं है। पीडीपी को जम्मू कश्मीर की आवाम ने रिजेक्ट किया है, तो उसके कसूरवार पीडीपी वाले हैं, कोई रविंदर रैना नहीं है। अब जब दूसरी पार्टियों के नेताओं को लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ही आवाम का भला कर सकती है, जम्मू कश्मीर की खिदमत कर सकती है, खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी का जज्बा रखते हुए आवाम की खिदमत बीजेपी कर सकती है और वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए, मेरे लिए खुशी की बात है। भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो रही है और आने वाले दिनों में, जैसा आपने जिक्र किया है, और भी कई बड़े नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। और जम्मू कश्मीर की जनता ने जो हमें प्यार दिया है, जो जम्मू कश्मीर की जनता ने डीडीसी के इलेक्शंस में, बीडीसी में, सरपंचों पंचों के इलेक्शन में, म्युनिसिपल कमेटियों के, कारपोरेशन के, काउंसिल के इलेक्शन में जो बीजेपी को जबरदस्त समर्थन दिया है, मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस में 50 से ज्यादा सीटें जीतकर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का अपना चीफ मिनिस्टर होगा और जम्मू कश्मीर की आवाम की हित के लिए, जम्मू कश्मीर के जितने गरीब, मजदूर, किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको साथ लेकर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ हम काम राइट सर। एक लास्ट कमेंट आपसे लूंगा, वो ये है कि पार्टी लगातार, हम देख रहे थे पिछले कई दिनों से, जब दिल्ली में, श्रीनगर में, जम्मू में मीटिंग हो रही थी, पार्टी को कहा जाता है गियर अप हो जाइए जनाब, चुनाव होने हैं, और फिर डिलिमिटेशन की बात से आगे आ रही है। अब आप भी कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन से खत्म होगा, उसके तुरंत बाद चुनाव होंगे। एक्सपेक्टेशन कब तक चुनाव की है, नंबर एक, और क्या इस बार कश्मीर में भी कवल खिल सकता है, इस हवाले से तैयारियां कितनी है? जहां तक डिलिमिटेशन का सवाल है, डिलिमिटेशन कमीशन ने काफी हद तक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की है। वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर भी गए थे, खुद
जस्टिस रंजना देसाई जी और जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है मिस्टर चंद्रा, वो स्वयं अपनी टीम के साथ उन्होंने जम्मू का भी और कश्मीर का भी दौरा किया है और जो इंतजामिया में लोग हैं उनसे वो डिटेल और फीडबैक ले रहे हैं। मुझे लगता है कि एक आध महीने के अंदर अंदर जो है इसका एक जो प्रारूप है, इसका एक मैप नक्शा इस डिलिमिटेशन का पब्लिक डोमेन में आएगा। उसके बाद लगभग 15-20 दिन, एक महीने का टाइम पब्लिक को दिया जाता है कि अगर किसी को कहीं कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन फाइल करो। और मुझे लगता है कि जनवरी 15 के आसपास तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और फिर मार्च एंडिंग या अप्रैल मिड में जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जो है, जो जम्मू तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ है, पूरा का पूरा जम्मू रीजन। अब मैं महसूस कर रहा हूं कि कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिलेगा। पिछले दिनों जब मेरी रैलीज हुई, चाहे वो अनंतनाग में हुई, श्रीनगर में हुई, कुलगाम में हुई, पहलगाम में हुई, और जो मेरी रैली शोपियान के अंदर हुई, एनसी कांग्रेस और पीडीपी के लोगों की पिछले 10 सालों में इतनी बड़ी रैली शोपियान में नहीं हुई होगी जितनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी ने वहां रैली की है। उसके बाद बांडीपुरा हो, गुरेज हो, टंगधार हो, उड़ी का एरिया हो, कपवाड़ा हो, इन तमाम एरियाज में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपनी पोजीशन मजबूत की है। वहां के मायानाज लोगों ने बीजेपी में शमूलियत की है। हमने डीडीसी के 3 मेंबर्स बीजेपी के मैंडेट पर वहां जीते हैं। बीडीसी के पंचीज हमारे वहां जीते हैं, बीडीसी चेयरपर्सन जीते हैं। म्युनिसिपल कमेटियां 7 ऐसी हैं जहां आज बीजेपी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में वादिये कश्मीर में भी कमल का फूल खिलेगा। वैसे ढल झील में तो कमल का फूल ही खिलता है, जरूर पॉलिटिकली थोड़ा समय लगा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस बार वादिये कश्मीर से भी भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सपोर्ट मिलेगी और जम्मू कश्मीर में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद।